हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज आज हम आपको सिखाएंगे 15 CA और 15 CB फॉर्म फाइल करना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 15 CA और CB है जो एक फॉरेन रेमिटेंस का केस है, उसके अंडर में कवर किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी फॉरेन पर्सन हो, एक कंपनी हो या कोई भी इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उनको आप फॉरेन करेंसी में इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं। और ऐसे केस में आपकी जो बैंक है या जो भी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने आपसे 15 CA CB की डिमांड की है ताकि वो पेमेंट कंप्लीट किया जा सके और एज़ पर RBI गाइडलाइंस भी उसे पूरा किया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट एक प्रोसेस वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है। गाइज़ मैं अपना नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दूंगा या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि आप पे अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें इसके लिए पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसकी आपको फाइल करने में मदद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं गाइज। मैं प्रैक्टिकली आपको मैंने 15 CA बनाया हुआ है इस अकाउंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की जो साइट है eportal.incometax आप देख पा रहे होंगे अपने टैक्स, तो आपको यह टाइप करके लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक पैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए 15 CA CB फाइल करेंगे उसके बंदे के पास इनकम टैक्स होना चाहिए, यानी इनकम पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। क्योंकि आपको अगर 15 CA CB फाइल करना है तो उसी पर्सन के अकाउंट से इसे फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं एक अकाउंट आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों 15 CA CB में मैं आपको बीच में बताता भी चलता हूँ कि टोटल हमारे 15 CA में 4 क्राइटेरिया होते हैं और हम जो 15 CB है वो आपको CA सर्टिफाई करता है, यानी कि उसके लिए आपको CA से ही बात करनी पड़ेगी, वही फाइल कर सकता है। लेकिन 15 CA है, आप सेल्फ फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे जाना है। व्यू फाइल फॉर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 15 CA CB 2 फाइल किए हैं, तो मुझे यहाँ पर मेरी डिटेल्स दिख रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे 15 CA CB आपको फाइल करना है। ओके गाइस। तो सबसे पहले हम जाते हैं फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं 15 CA। ये 15 CA फॉर्म है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या मुझे फॉर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ मिल रहा है। हाँ मुझे ये, यानी थर्ड कैटेगरी जो पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम के अंडर आपको ये फॉर्म मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा क्या आप ये ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको ऑनलाइन ही करना है। आपको अगर मान के चलिए आप पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, यानी 1/4/2024 की बात कर रहे हैं, तो आपको 1/4/2024-25 ये असेसमेंट ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 22 अप्रैल 2024 को। तो मैं ऑब्वियसली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेमेंट करना चाह रहा हूँ। तो जनरली 15 CA CB हमेशा पेमेंट करने से पहले फाइल करके बैंकर को देने होते हैं, क्योंकि हमें ये इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना होता है इन फॉर्म्स के माध्यम से। अब दोस्तों अब इसके आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू करके देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर इस पॉइंट को आप समझेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी जगह आपकी फ़ीस बच जाए इस समय में। तो पार्ट ए के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू बी फाइल्ड इफ़ द रेमिटेंस, यानी ट्रांसफ़र, यानी जो आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रेमिटेंस, द एप्रोप्रिएट सच रेमिटेंस सच इन केस में भी डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में मेंशन किया हुआ है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेरे डॉलर्स को मैं इंडियन में कन्वर्ट करूँ। तो दोस्तों आप जिस दिन ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उस दिन का आप फॉरेन रेट ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आज मैं रेट लूँ, अगर आज देखिए तो आज की जो US डॉलर की रेट आ रही है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 83 रुपीज़ 37 पैसा ये आज की रेट है। मान के चलिए मुझे 5000 US डॉलर मुझे पेमेंट करना है। तो दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, इसको 83.37 से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं चेक करूँगा क्या मेरा पेमेंट 5 लाख से कम का है
अगर मेरा पेमेंट 5 लाख से कम का, मैं किसी सिंगल पर्सन को विद इन ए 1 ईयर, अगर मैंने मल्टीपल टाइम्स में और भी उसको पेमेंट किए हैं तो मुझे सबका एग्रीगेट टोटल करना होगा उस चीज़ के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे पार्ट ए सेलेक्ट करना है और आपको प्रोसीड कर देना है। नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। अगर फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसके केस के अंदर क्या है देखिए, टू बी फाइल्ड इफ द रेमिटेंस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों पहली लाइन क्या लिखी हुई है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी आप रेमिटेंस कर रहे हैं ये इनकम टैक्स के अंडर चार्जेबल होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल आप समझिए मेरी बात को कि कई बार हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन फ़ीस के लिए पेमेंट कर देते हैं, तो क्या वो चार्जेबल इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल है? नहीं, क्योंकि वो कहीं भी बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। तो ऐसे केस में भी कई बार बैंकर आपसे 15 CA मांग लेता है। तो ऐसे केस में आपको अपने CA से बात करनी है, उसके लिए फिर वो उनसे बात करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं आपको ये लाइन बताना ज़रूरी था कि पहली फर्स्ट जो लाइन है उसका मीन क्या है। तो दोस्तों उसका मीन है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, रेमिटेंस कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में टैक्सेबल यानी चार्जेबल होना चाहिए। अच्छा, हम इसमें जो इसके अंदर है, और द एग्रीगेट ऑफ सच रेमिटेंस एज द केस में भी एक्सीड 5 लाख रुपीज़, अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तब आपको पार्ट बी फाइल करना होगा, पार्ट ए फाइल नहीं होगा, क्योंकि पार्ट ए 5 लाख रुपए तक ही आप फाइल करते हैं, राइट। एक तो ये हो गया है। और एक है कि अगर आपको कोई भी असेसिंग ऑफिसर यानी कोई भी इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं उन्होंने 195(2), 195(3) और 197 के अंदर आपको ऑर्डर पास किए हुए हों तो भी आपको ऐसे केस में ये फॉर्म फाइल करना होगा। ओके गाइस, अब चलते हैं हम पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी के अंदर हम बात करते हैं तो सेम वही फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, चार्जेबल टू टैक्स एंड रेमिटेंस ऑफ द एग्रीगेट सच रेमिटेंस एज द केस में भी एक्सीड 5 लाख रुपीज़ सर्टिफिकेट फ्रॉम 15 CB, यानी कि आपको CB फ्रॉम ए अकाउंटेंट इज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन। अब मेरी बात को समझिए कि पार्ट बी और पार्ट सी में अंतर क्या है। आप समझिए कि अगर आपने असेसिंग ऑफिसर से ही परमिशन ले ली है, क्या सर मैं 15 CA फाइल कर दूं और आप मुझे ऑर्डर पास कर दीजिए 195(2), 195(3) और 197 के अंदर, तो मुझे CA सर्टिफाई यानी जो 15 CB फॉर्म है वो मुझे फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में तो पार्ट बी जाएगा, लेकिन पार्ट सी वहाँ जाएगा जब आपने कोई भी अधिकारी से आपने ऑर्डर की कॉपी नहीं ली है। तो दोस्तों ये पार्ट सी हो गया, जहाँ पर आपको CA की भी नीड आई, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म 15 CB भी आपको फाइल करना है। तो दोस्तों ये CB के साथ में आपको पार्ट सी के अंदर केस मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं पार्ट डी। टू बी फिल्ड अप टू द रेमिटेंस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अदर देन द पेमेंट रेफर टू 37B, यानी कि टू बी फाइल्ड रेमिटेंस नॉट चार्जेबल, यानी कि कोई ऐसी इनकम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन फीस के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट विल कम्स इनटू द पार्ट डी। ये पार्ट डी के अंदर आएगी दोस्तों। तो ये मैंने आपके लिए काफ़ी इजी कर दिया है, एक जो काफ़ी अच्छी फीस इसमें चार्ज की जाती है। इस तरह से आप देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका ARN नंबर जहाँ जनरेट किया जाता है। तो ये तीनों चारों में, अब मैं आपको जो पार्ट ए दिखाता हूँ, ये मैंने पार्ट ए फाइल किया था। अब इसमें क्या क्या पूछता है, अब इसके अंदर डिटेल क्या फाइल करनी है। इसके अंदर देखिए आपको डिटेल फाइल करनी है, हम लोगों ने कर दिया है। अब हमें रेमिटी डिटेल डालनी है, तो रेमिटी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि हमको किसको पेमेंट कर रहे हैं, उस बंदे का एड्रेस क्या है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि उसका फ़ोन नंबर क्या है, मेल ID क्या है, और हम उसको कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका पैन नंबर अगर है, जैसे कई बार NRIs होते हैं जो इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो ऐसे इसमें अगर उनका पैन नंबर है तो वो पैन नंबर इसलिए मांगते हैं ताकि अगर वो इंडिया में भी कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसका रिटर्न फाइल करके वो रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर TDS की लायबिलिटी बनती हो तो। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट इसकी बात की है। हम यहाँ पे चलते हैं थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। आपसे मैंने बताया कि आपको बताना होगा कि आपको पैसा कितना पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और साथ में यह भी बताना है कि आप कौन सी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपके पास एक अच्छा और समझदार एक कंसल्टेंट है तो हो सकता है कि आप अपनी TDS की लायबिलिटी से बच जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बोली है। अगर आपको पता है, आपको फॉर्म फाइल करना आता है, इस जगह पर आपको नेचर ऑफ सर्विस, क्योंकि कई नेचर ऑफ सर्विसेज के अंदर TDS काटने की लायबिलिटी नहीं होती है, जैसा कि अभी मैं जो आपके सामने प्रैक्टिकल फॉर्म आपको दिखाऊंगा उसके अंदर हमें TDS काटने की लायबिलिटी नहीं थी। तो इस तरह से आप अपनी फ़ीस को, अपनी TDS को जो डिडक्शन है उसको भी बचा सकते हैं। ये आपके अंदर मैंने एक आपको पॉइंट बताया है। अच्छा, लास्ट बात करते हैं हम वेरिफिकेशन की। तो आपको आधार और ऑथेंटिकेशन से वेरिफिकेशन कराना है और ये फॉर्म आपका फाइल हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 फॉर्म फाइल किए हुए हैं 15 CA के।
तो ये भी मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए। दोस्तों अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, लिखिएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, साथ में अगर मैं अपने फर्स्ट कमेंट है उसमें भी मैं आपको टैग कर दूँगा। तो आपको लगता है कि अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझ पर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो हम लोग उसे भी सॉल्व करके देंगे आपको। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।